हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएच एंट्रेंस एग्जाम के भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना पहले चलती थी, 12 पंचवर्षीय योजना के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है उसकी जिम्मेदारी आपको बतानी है कि वो किसकी होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, योजना आयोग की, या फिर ग्राम पंचायत की। तो फ्रेंड्स, का सिंपली आंसर है सी, योजना आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का काम होता है कि 5 साल के लिए वो एक ऑब्जेक्ट को लेके, एक पर्पस को लेके उस पूरे साल में देखे कि कितना हमें किस चीज पे फोकस करना है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हमारी किससे रिलेटेड थी, वो मेन फोकस कर रही थी हमारे एग्रीकल्चर पर। सेकंड, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती। तो ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि इस तरह से बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट ने किस पे फोकस किया, सेकंड ने किस पे फोकस किया, और यहाँ तक कि इनका जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स, वो भी बहुत पूछा जाता है। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं पर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें, तो हम इस पर भी अपने 20 डे सीरीज में आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, यानी कि उसका जो अंतिम प्रारूप होता है उसको कौन फाइनल करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, योजना आयोग बनाता है, लेकिन जो फाइनल जो अप्रूवल होता है वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 और 20 मार्च 1950। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि इस योजना आयोग का हेड कौन होता है। प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री, या फिर कैबिनेट सचिव। तो फ्रेंड, जो योजना आयोग है उसका जो प्रधानमंत्री होता है वो, सॉरी, इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका जो हेड होगा वो उस टाइम पीरियड में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका हेड बनता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, कब की गई थी। संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, या फिर संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि योजना आयोग की स्थापना कैसे की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थे उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था उसके बाद। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री, और अप्रूवल कौन देता है फाइनल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1951, 1 जून 1952, या फिर 1 जून 1953। तो फ्रेंड्स, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी स्टार्टिंग की गई थी 1 अप्रैल 1951 को, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में आई थी, जिसका जो ऑब्जेक्ट था वो था एग्रीकल्चर पर फोकस करना। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कृषि, उद्योग, पर्यटन, या गरीबी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, गरीबी। ठीक है, वो सॉरी, कृषि। ठीक है, कृषि। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है। अब आपको बताना है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी। प्रोफेसर डी.आर. गाडगिल, M.N. राय, मन्ना नारायण, या फिर पीसी महालनोबिस। तो फ्रेंड्स, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? वर्ष 1947, वर्ष 1949, वर्ष 1950 या वर्ष 1952? तो फ्रेंड्स, जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1952 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में योजनावकाश जिसको प्लानिंग हॉलीडे भी बोला जाता है, ये कब हुआ था? 1962 के चीन भारत युद्ध के समय, 1966 के सूखे के बाद, या फिर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जब हमारे देश में सूखे की स्थिति आ गई थी 1966 में, तब प्लानिंग हॉलीडेज रखे गए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, अगर हम इस्पात कारखाने की बात करें तो वो इन सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इन सभी एरिया में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित की गया था? चौथी, पांचवी, सातवीं या फिर नवीं? तो फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की योजना की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट था चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 7%, 7.5%, 8% या फिर 8.5%? तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितने निर्धारित किया गया था? तो वो था 8%। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, लखनऊ, कानपुर या फिर नई दिल्ली? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे लघु उद्योग विकास बैंक की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में स्थित। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया? 1978 से 79, 1981 से 82, 1993 से 1994 या फिर 1999 से 2000? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे मुद्रास्फीति की माप की बात करें तो इसके लिए जो आधार वर्ष माना गया था वो था 1993 से 1994, एक साल के लिए। तो ऑप्शन बी, ये इसको आधार वर्ष माना गया, इसके अकॉर्डिंग मुद्रास्फीति की माप की जाती है। तो फ्रेंड्स, सी यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? सीमा, आय, निगम या ये सभी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर क्या है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेखा समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से, अप्रत्यक्ष कर से या फिर इन सभी से? तो फ्रेंड्स, रेखा समिति की बात करें तो इसका संबंध होता है अप्रत्यक्ष कर से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, बिक्री कर की बात करें तो ये कार्य होता है राज्य सरकार का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, यानी बताना है भारत को सबसे ज्यादा जो आय होती है कर आय यानी कि टैक्स से जो इनकम जनरेट होती है वो किससे होती है? निगम कर से, उत्पाद शुल्क से, आयात शुल्क से या फिर निर्यात शुल्क से? तो फ्रेंड, भारत को ये सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है उत्पादक शुल्क से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? निगम कर, आयकर, संपत्ति कर एंड दान कर। देखिए, ऊपर भी वही क्वेश्चन था, नीचे भी यही है, बट आपको क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बस स्लाइटली डिफरेंट है और आपको उसमें से आंसर देना है, यानी कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आंसर सिर्फ अपने क्वेश्चंस के और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देना है। हो सकता है क्वेश्चन कई बार सेम हो, ऑप्शंस चेंज हो जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, वो है आयकर।
क्योंकि यहाँ पे सैलरीड पर्सन बहुत है। नेक्स्ट है राजा चलैया समिति का संबंध है। फ्रेंड्स ये बहुत पूछा जाता है। राजा चलैया समिति भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, कर सुधारों से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स राजा चलैया समिति जो है ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, कर सुधारों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये सारे ही प्रत्यक्ष कर हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स प्रत्यक्ष कर आपको पता होंगे, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो कि पर्सन से डायरेक्टली लिए जाते हैं। जैसे कि संपत्ति कर, कोई पर्सन अगर संपत्ति परचेस कर रहा है तो ये सिर्फ उसी से लिए जाएंगे जिसके नाम से वो संपत्ति खरीदी जा रही है, ठीक है, या बेची जा रही है जिसके नाम से वो संपत्ति है, ठीक है, तो यही डायरेक्टली है। आयकर जो पर्सन इनकम जनरेट कर रहा है सिर्फ उसी से चार्ज होगा। उपहार कर जिसको उपहार मिला है उसी से जनरेट होगा। तो ये डायरेक्टली उसी पे इम्पोज किया जाता है ये वाला टैक्स, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, वाणिज्य मंत्रालय या फिर योजना आयोग। एक मिनट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा योजना आयोग भारत के नए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के लिए मिश्र। तो यहाँ पे बताना है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो फ्रेंड्स आर्थिक सर्वेक्षण जो है, देखिए आर्थिक फाइनेंशियल सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक बात की जा रही है, फाइनेंस से रिलेटेड बात की जा रही है, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है जो कि हमारा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब नहीं होता वैट, लेकिन हम ऑप्शन क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वैट भी एक तरह का प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। भारत में वैट कब से लागू हुआ? 28 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005 या फिर 31 मार्च 2005। तो फ्रेंड्स वैट की बात की जाए तो ये इंडिया में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की विधिगिरा मुद्रा है यूरो, मॉडल डॉलर, रुपया या फिर पाउंड स्टर्लिंग। तो विधिगिरा मुद्रा वो होती है जो कि इजिली एक्सेप्टेबल हो, जो चलती हो, ठीक है। तो भारत की हम सबको पता है भारत में रुपया जो है वो एक्सेप्टेबल है और ये यहाँ पे जो हमारे जो एक्सचेंज होता है उसमें यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी रुपया राइट आंसर है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन या फिर मुद्रा स्फीति। तो फ्रेंड्स जब सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई चलाई जाती है तो उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाता है? बहुत सिंपल है, मुद्रा का जो मूल्य है वो तो गिर गया लेकिन कीमतें बढ़ गई। ऑप्शंस है मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, अवमूल्यन या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणी, ऋणदाता या फिर पेंशन करता। देखिए फ्रेंड्स मुद्रास्फीति में अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है लेकिन कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इससे कौन लाभान्वित होगा? इससे सिर्फ वही लाभान्वित होगा जो कि ऋणी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब तक की बात करें तो अब तक जो इसका जो अवमूल्यन किया जा चुका है वो किया जा चुका है 3 बार। नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, और इस तरह के 1-2 क्वेश्चन सिंपल पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। आप ये मत सोचिएगा बहुत इजी है, इस तरह से नहीं आते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक या फिर रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स डी आंसर राइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935, 16
अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950? तो फ्रेंड्स जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसका जो अगर हम बात करें इसकी नेशनलाइजेशन की तो वो 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? तो फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा बैंक है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक कभी भी डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील नहीं करती है, ये बैंकों के साथ डील करती है। इसके अंदर अकाउंट बैंक्स ओपन करवा सकते हैं, जो बैंक होती हैं वो अपना अकाउंट इसके अंदर ओपन करवा सकती हैं, इसके साथ ट्रांजेक्शन्स कर सकती हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन इसमें अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्री के, जो कि भारत सरकार का हो, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार का या फिर वित्त सचिव भारत सरकार का? तो फ्रेंड्स 1 रुपए के नोट और जो अदर नोट होते हैं जैसे कि 10 का नोट, 50, 100, 500, 1000, 2000, 1000 का अब नहीं चलता, 2000, तो इन दोनों के नोट में जो डिफरेंस होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव जो कि भारत सरकार का होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, और जो अदर नोट होते हैं उस पर आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि नोट पे तो गवर्नर का होता है, लेकिन नहीं, 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का होता है, बाकी के रिमेनिंग जो नोट होते हैं उस पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अब जो नोट जारी करने की प्रणाली है वो कौन सी है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली या फिर नित्य प्रत्यय प्रणाली? तो फ्रेंड्स हमको पता है जब हमारे नोट जारी किए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ रिजर्व रखना होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि कुछ मिनिमम अमाउंट रखना होता है। ये गवर्नमेंट जो होती है, जो आरबीआई होती है उसके पास रखा होना होता है, तब वो जो नोट होते हैं उसको इश्यू करती है। तो ये बैंक का अपना क्राइटेरिया है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे प्रणाली पूछी गई है तो वो है हमारी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स इंपीरियल बैंक आप जानते हैं, इंपीरियल बैंक 1921 में स्टैब्लिश हुई थी और उसका नेशनलाइजेशन किया गया था, और नेशनलाइजेशन के बाद उसका नाम बदलकर एसबीआई रख दिया गया था, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है वो कब किया गया था, 1935 में, 1949 में, 1955 में, 1962 में? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन यहाँ पे नंबर सी, 1955 में। फ्रेंड्स आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिए, जैसे कि मैंने आपको इंपीरियल बैंक बताया तो वो इस्टेब्लिश हुई थी 1929 में, और जो इंपीरियल बैंक है इससे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, आप उसको नोट कर सकते हैं, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया जो कि 1921 में बना था, और इसको नेशनलाइज किया गया 1955 में, और उसका नाम चेंज करके एसबीआई रख दिया गया। और यहाँ पे 1935 दे रखा है, यहाँ इस टाइम पीरियड में जो आरबीआई है वो बनी थी, और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्लियर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। तो हमें बताना है जो भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित बैंक था वो कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक या फिर आईसीआईसीआई? तो फ्रेंड्स जो हम इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध कॉमर्शियल बैंक। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1954, 1955, 1956 या फिर 1957? तो बहन फ्रेंड्स यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े बैंक हैं आपके, उनके सहयोगी बैंक बताने हैं, 5, 7, 8 या 9? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 5।
नेक्स्ट आते हैं नरसिंहम समिति किससे संबंधित है, यानी कि नरसिंहम कमेटी थी वो संबंधित बतानी है किससे थी। उच्च शिक्षा सुधार से, कर सुधारों से, बीमा सुधारों से या फिर बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नरसिंहम कमेटी की बात की जाए तो ये हमारे रिलेटेड थी बैंकिंग संरचना सुधारों से, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, यूटीआई या फिर वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखने की तो वो करती है हमारी सेबी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। नाबार्ड, क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक या फिर सहकारी बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप गौर कीजिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास की बात की जा रही है, तो इसके लिए जो सर्वोच्च संस्था है वो है नाबार्ड। ठीक है। नेक्स्ट है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आप याद रखें नाबार्ड की स्थापना 1980 में, 1981, 1982 या फिर 1983। तो फ्रेंड नाबार्ड की स्थापना की गई थी सन 1982 में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है। बीमा व्यवसाय से, बैंकिंग व्यवसाय से, आयात निर्यात से या फिर शेयर बाजार से। तो फ्रेंड्स अगर हम मंदड़िया और तेजड़िया की बात करें तो ये हमारी संबंधित है शेयर बाजार से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम। फ्रेंड्स कई बार हमारे देश के साथ साथ दूसरे देश की जो स्टॉक एक्सचेंज है उनका नाम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना है कि टोक्यो की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या नाम है। हॉन्गसॉन्ग, निक्की, टोकाक या फिर डो जोन्स। तो फ्रेंड्स जो टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज है वो है निक्की, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स एक न्यूयॉर्क का भी पूछा जाता है, तो आप नोट कर लीजिए, न्यूयॉर्क की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोला जाता है नैस्डैक। ठीक है, नैस्डैक। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इंडिया की जो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सबसे पुरानी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है हमारी इंडिया की बीएसई। ठीक है, और इंडिया के अंदर दो मेन है, बीएसई एंड एनएसई। बीएसई की फुल फॉर्म होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और सबसे पुरानी कौन सी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये पूछा जा सकता है कि इंडिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है, तो वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए 2011 के अनुसार है, और लास्ट जो हमारी जनगणना हुई है वो 2011 में हुई है, क्योंकि 10 साल बाद होती है, अब होगी 2021 में। ठीक है, 1.21 अरब, 1.04 अरब, 1.24 अरब या फिर 1.25 अरब। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो उस टाइम हमारी जो जनसंख्या थी वो थी 1.21 अरब, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई। 1872 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में या फिर 1890 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स पहली नियमित जनगणना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारी हुई थी टाइम पीरियड सबसे पहले 1881 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी। 12वीं, 13वीं, 14वीं या फिर 15वीं। तो ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी, तो वो थी हमारी 15वीं जनगणना। आप हिसाब भी लगा सकते हैं 1881 से, तो ठीक है, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारी 13वीं जनगणना थी। नेक्स्ट आते हैं भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना जाता है। 1901 से 1911, 1911 से 1921, 1921 से 31 और 1971 से 1981। तो फ्रेंड्स जनसंख्या विभाजक दशक की बात की जाए तो वो माना जाता है हमारा 1911 से 1921 ईस्वी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं।
नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को घटता हुआ क्रम बताना है, यानी कि जितनी ज्यादा जनसंख्या उसको हमें घटते हुए क्रम में बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। फ्रेंड देखिए, चारों ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश तो सबसे पहले आएगा ही, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम बात करें यहाँ पर घटते हुए क्रम की, तो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें तो बिहार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों को बढ़ता हुआ क्रम बताना है। अब आपने घटता हुआ बताया था, अब आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। सिक्किम, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिजोरम, और सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसको हमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है सबसे कम जनसंख्या में। तो देखिए, सिक्किम तो सबसे पहले है ही, उसके बाद आएगा मिजोरम, और उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्य घटते क्रम में बताने हैं। ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो सर्वाधिक घनी की बात की जाए तो बिहार है पहले, फिर पश्चिम बंगाल है, और उसके बाद केरल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों का बढ़ता क्रम बताना है। अगेन हम ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा आपका। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, और उसके बाद यहाँ पे सिक्किम आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य बढ़ते हुए क्रम में बताने हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पहले आएगा केरल, तमिलनाडु, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार हमें सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य बताने हैं। तो आप ये फ्रेंड्स एक टेबल बना के याद कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस 100% आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हरियाणा आएगा, फिर जम्मू कश्मीर, और उसके बाद सिक्किम। नेक्स्ट आते हैं, 2001 से 11 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है। 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर हुई है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। 939, 943, 933 या फिर 937। तो फ्रेंड महिलाओं की जो संख्या है वो है 943। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा यहाँ पे ए, केरल। केरल में सबसे ज्यादा स्त्री साक्षरता दर है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। केंद्र शासित की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स केंद्र शासित के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सबसे ज्यादा है वो है ऑप्शन सी, लक्षद्वीप में। और वैसे किसकी थी, केरल की। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। अब यहाँ पे कम की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स अगर हम कम की बात करें तो सबसे कम 2011 के अकॉर्डिंग है राजस्थान में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, दादरा एंड नागर हवेली या फिर दमन एंड दीप। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो कि है दिल्ली। इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। थाने, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट या फिर आगरा। तो फ्रेंड्स अगर हम वहां पे बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो लद्दाख सबसे बड़ा जिला है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है आज की वीडियो का, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे बड़े जिले की तो वो है हमारा ठाणे।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। आई होप क्वेश्चन से राम की गाय दूध देती है, ये किस तरह का वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट है वाक्य में उच्चिन्न विराम चिन्ह लगाएं। एम ए बी एड, एम ए बी एड, एम ए बी एड या एम ए। अब देखिए इसमें से जो ऑप्शंस करेक्ट है डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन बी एम ए बी एड, यानी कि सब में ये साइन लगेगा। नेक्स्ट है घनिष्ठता मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दांत काटी रोटी। नेक्स्ट है शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है शाक्त। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ए आदि प्रवर्तक। नेक्स्ट है मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो बी राइट आंसर होगा आंख का अंधा गांठ का पूरा। यदि वर्षा ना होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे ये है संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट है 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर है बी भगवती चरण वर्मा। राधा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर है ब्रजरानी। नेक्स्ट है निष्कर्षता रो धोकर जीने से बेहतर हंस बोलकर जीना। ऑप्शन यहाँ पे देखें तो सी राइट आंसर है निष्कर्षता। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है बी अन्वय। जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। ऑप्शन की बात करें तो ए राइट आंसर है आह्लाद। अब यहाँ पे हमें संधि का नाम बताना है। दयानंद में किस तरह की संधि है? बी राइट आंसर है दीर्घ संधि। कपीश में कौन सी संधि है? अगेन राइट आंसर है बी दीर्घ संधि। नेक्स्ट है पटपति मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है ए उपमा अलंकार। नेक्स्ट है तूती बोलने का सही अर्थ क्या होता है? राइट आंसर है ए रौब होना। नेक्स्ट है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? ऑप्शन सी राइट आंसर है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है अंटी मारने का क्या अर्थ होता है? तो अंटी मारने का मतलब यहाँ पर होता है कम तोलना। नेक्स्ट है तलवार की धार पर चलने का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कठिन कार्य करना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बादल राग किसकी लंबी कविता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है निराला की। नेक्स्ट है सिस्ट का विलोम शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी असिस्ट। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? राइट आंसर है बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। 99 के फेर में पढ़ने का क्या मतलब होता है? राइट आंसर है डी उपरोक्त में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है विद्या प्लस अर्थी किसकी संधि विच्छेद है? तो विद्या प्लस अर्थी की बात करें तो ये संधि विच्छेद है विद्यार्थी की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। उदात्त का विपरीतार्थक क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी उत्थान। नेक्स्ट है सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का संधि विच्छेद यहाँ पे बात करें तो होगा सत्य प्लस जन। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है चंद्रमुख शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? राइट आंसर है बी कर्मधारय। नेक्स्ट है वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? अगेन ए राइट आंसर है उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है घर। नेक्स्ट है विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? विवाह का कौन सा पर्यायवाची है? अब इसमें से हमें बताना है। ए है परिणय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रस और भाव का चयन करना है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? अगेन मैं आपको ये बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी निर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन इसका राइट आंसर है डी वीर के। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? इसका राइट आंसर है सी अद्भुत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर है वत्सल। नेक्स्ट है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का यहाँ पे सही अर्थ है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, आग में कूदना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है रहीम। निम्न में से कौन सा एक छंद का उदाहरण नहीं है? तो देखिए यहाँ पे रूपक छंद का उदाहरण नहीं है, रूपक होता है अलंकार। दोहा, सोरठा, वर्वे, ये सारे छंद के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर हमें अलंकार बताने हैं, तो देखिए, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये है प्रतीत, यानी कि वो तपस्वी देवदार की तरह, देवदार का जो वृक्ष होता है उसकी तरह प्रतीत हो रहे थे, तो यहाँ पे प्रतीत अलंकार है। नेक्स्ट है, कुंद इंदुसन देह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार है। इसमें उपमा दी गई है एक दूसरे को। नेक्स्ट है, तुम इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा, सही शब्द का चयन कीजिए। देखिए पारिश्रमिक यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, हमें यहाँ सही बताना है कि सही किसी तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए डी राइट आंसर है पारिश्रमिक। तृप्त स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए, प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर है डी, जो कि है वात्सल्य। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से भेद नहीं है? तो देखिए रचना की दृष्टि से बात करें तो विदेशज यहाँ पे भेद नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या क्या होती है? मैं आपको करा चुकी हूँ, प्लीज 20 डे सीरीज एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, तो आप गूगल पे अगर 20 डे सीरीज डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो प्लीज एक बार जाके आप गो थ्रू कर लीजिए। 88 जो आपको मेरी सारी वीडियो मिलती हैं उसमें यहाँ पर एक नंबर लिखे होते हैं, तो आप जब 88 नंबर की वीडियोस से पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको 20 डे सीरीज मिल जाएंगी। प्लीज मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, स्किप मत कीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा, वहां पे ये सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। राइट आंसर है दो, अयोगवाह दो होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं प्लीज ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है। ठीक है, इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा, तो ये आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा और मेरे लिए भी। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में है तत्पुरुष समास। साग पात में कौन सा समास है? तो देखिए साग पात की बात की जा रही है जहां किसी भी शब्द के बीच में इस तरह का चिन्ह आए या फिर जहां पे और का वर्ड आए, साग और पात। ठीक है, मीनिंग जब आप संधि विग्रह करें या फिर उसका अर्थ निकालें तो और वर्ड आए या वर्ड आए, तो आपको पता होना चाहिए वहां पे द्वंद्व समास होता है। आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, दा एंड दा दोनों क्या है? प्रमुख है, मेन है। सेम उसी तरह से इन दोनों का जो स्थान होता है वो प्रमुख होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इस तरह का शाइन होता है, और अगर इसको आप अर्थ निकालेंगे तो और या आ निकल कर आता है जब आप इन हिंदी में इसका अर्थ निकालते हैं। नेक्स्ट है वनवास। वनवास में आप कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है गजानन, किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा। बहुत ही इजी है, आप इजीली बता सकते हैं ए, गणेश। नेक्स्ट है, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित उर्धि नहीं चितवती, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रंग है? कौन सा रस है? तो यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार की बात की गई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट शाम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है कर्मधारय समास। तो आई एक वक्तव्य दिया गया है जिसके दो पूर्वानुमान है, फर्स्ट एंड सेकंड निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए पूर्वानुमान में कौन सा निश्चित है। यानी कि देखिए यहाँ पे पूर्वानुमान दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि यहाँ पे
एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे सही हैं कि नहीं। यदि लोग बुद्धिमान हो तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। पूर्वानुमान है, सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित हैं, सृजनशील लोग बुद्धिमान होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे वक्तव्य दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो ये भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा, दोनों मान्य है। नेक्स्ट अगेन हमें इसी तरह से दे रखा है क्वेश्चन, परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। निष्कर्ष है, असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं, सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते। तो इसमें हमें देखें तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर दोनों, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा डी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही के निष्कर्ष यहाँ पे सही निकल रहे हैं। नेक्स्ट है, रोहन उत्तर की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए कहाँ से रोहन ने स्टार्ट किया, यहाँ है 3 किलोमीटर चला रोहन। अब उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये उसका हो गया 2 किलोमीटर बाईं ओर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर अगेन 3 किलोमीटर चलता है, तो अगेन वो बाईं ओर मुड़ा और उसने 3 किलोमीटर चला। अब इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़ता है, अब अगेन वो बाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 3 किलोमीटर चला है इस बार, तो ये यहाँ आ गया 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखें यहाँ पर ये 2 है तो ये इतनी दूरी 2 होगी, और ये 3 चला है तो एक बच्चा रिमेनिंग, तो ये क्या हो गया 1 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो वह अपने बिंदु से 1 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। तो देखिए वो यहाँ पर, ये उसका गांव है, यहाँ से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। उसके बाद उसने जलपान के लिए रुक गया, वह बाएं घूम गया। अब वह बाएं घूमा और 30 किलोमीटर चला, ये उसका हो गया 30 किलोमीटर। अब वह फिर भोजन के लिए रुक गया और कुछ देर विश्राम कर वह पुनः बाएं मुड़ा और चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला, तो ये उसका हो गया 20 किलोमीटर। अब वह फिर से चला, बाएं ओर घुमा और 30 किलोमीटर चलकर कस्बे में पहुंच गया, तो ये 30 किलोमीटर फिर से कस्बे में पहुंच गया, ये हो गया 30 किलोमीटर। तो वह रात्रि भोजन किया, शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला। तो हमें देखना है शाम की चाय के बाद जो है वो किस दिशा में चला था। तो देखिए शाम की चाय उसने कहाँ पी थी, बताइए। ये उसकी शाम की चाय है, यहाँ पे इसने भोजन किया था और यहाँ पे उसने फिर क्या किया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 किलोमीटर चल गया, भोजन के लिए रुक गया, देर विश्राम, उत्तर की ओर जलपान किया, तो ये पूर्व की ओर चला था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसमें 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है। तो देखिए बड़े शब्द इसमें हमें 4 उत्तर के रूप में दिए हुए हैं, NAMES, ई इसमें नहीं है तो ये कट गया, BASAL, BASAL, ये भी कट गया, BIOME, BIOME, ये भी नहीं बनेगा, ये भी कट गया, तो इसका राइट आंसर होगा सोल। नेक्स्ट है, बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं, हमें इसमें सही देखना है। इंटरनेशनल, तो देखिए इंटरनेशनल में क्या बनेगा, यहाँ पे केवल एक ही शब्द को नहीं बना सकते, तो इसमें से क्या नहीं बना सकते हैं ये देखना है हमें। तो देखिए अलोन बन सकता है, नोट भी बन सकता है, लेटर भी, लेकिन रेडियो नहीं बन सकता, तो राइट आंसर होगा डी, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल में डी गिवन नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहिता पुत्री है। पुत्रों में से 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। इस परिवार में कुल कितनी महिला सदस्यों की संख्या है। तो देखिए महिला सदस्य, इस संयुक्त परिवार में पिता, माँ, तो ये माँ हो गई एक, ठीक है, महिला सदस्य में उनकी माता 1,
और वो क्या है, 3 पुत्र बधुआ हुई, क्योंकि तीनों विवाहित पुत्र हैं तो 3 पुत्र बधु हुई। उसके बाद एक अविवाहिता पुत्री और 4 पोतियां, तो कितना हो गया, 9 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, एक परिवार की सामूहिक फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर बैठे पाया गया। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर बैठी थी, मध्य स्थान में कौन बैठा था? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक परिवार की फोटो खींचते समय पिता को पुत्र के बाईं ओर, यानी कि जो पिता है पुत्र के बाईं ओर बैठा है, तो पुत्र यहाँ होगा तो पिता यहाँ होगा बाईं ओर, तथा दादा के दाईं ओर बैठे हुए पाया गया, और दादा को यहाँ लिख दिया ग्रैंडफादर। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर, अब माता जो है वो अपनी पुत्री के दाईं ओर है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे पुत्री लिखते हैं तो माता यहाँ हो जाएगा। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर है, तो देखिए दादा है तो इसके बाईं ओर हो गई। मध्य स्थान में कौन बैठा हुआ, तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पर 5 मेंबर है, मध्य में कौन है, दादा, यानी कि यहाँ पर ग्रैंडफादर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, तो देखिए ए का भाई एफ है, ठीक है। ए की पुत्री कौन है, सी। एफ की बहन है के, यानी कि के कौन है, इनकी बहन है। सी का भाई जी है, सी का भाई कौन है, जी। जी का चाचा कौन है, अब यहाँ पे देखना है जी का चाचा यहाँ पे कौन है, तो देखिए यहाँ पे जी और जी कौन है, ए का पुत्र है, तो एफ कौन होगा, ए का भाई हो जाएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो होगा यहाँ पे एफ और जी, एफ इसका चाचा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो कल कब होगा? बीते दिन से पहला दिन क्या था, बृहस्पतिवार था, तो आज क्या होगा, शनिवार, और आने वाला दिन क्या होगा, रविवार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आने वाला कल क्या है, रविवार। नेक्स्ट है, अब हमें इसमें कितने आयत है ये बताने हैं, तो देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी, इसे लिख लीजिए सी, और ये हो गया डी, ठीक है। फिर है ये ई, ये एफ, जी यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया, आई, जे, के ये हो गया, एल, एम यहाँ आ गया अंदर, एन, ओ, पी ये हो गया, और क्यू, ठीक है, ए से लेके क्यू तक है। तो देखिए यहाँ पर ए बी जी के, ए बी जी और के हो गया एक, फिर के जी सी डी, ये कितना हो गया यहाँ पर, तो इस हिसाब से आप टोटल लगाएंगे तो टोटल यहाँ पे निकल कर आएगा 16 है आयत। देखिए एक ये हो गया हमारा, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, एक ये हो गया आपका के सी डी के, दो दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया ए एफ पी के, ए एफ पी के, ये तीसरा हो गया, एन जी, ये चौथा हो गया। पांचवे की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक ये हो गया था, दो ये हो गया था, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इस तरह से 12 13 14 15 16, ठीक है, ये टोटल हमारे 16 हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। आप एक बार करके देख लीजिएगा, मैंने ABCD करके आपको बताया था, तो उसमें आप अपने नोटबुक में एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा, टोटल 16 निकल कर आएंगे। नेक्स्ट है, एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। देखिए एक्स और उसके दादाजी, कितना अंतर है, 50 वर्ष का।
यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का लोग 152 है, एक्स प्लस ग्रैंडफादर कितना 152 कितने 6 वर्ष बाद, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 50, ठीक है। अब x प्लस 6 प्लस x प्लस 50, 6 आएगा, 50 नहीं 6, तो कितना है 152। तो यानी कि हमारे पास कितना हो गया 2x प्लस 62 इक्वल टू 152। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 45 निकल कर आया। अब 45 प्लस ये जो हमें यहाँ दे रखा है 50 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 95। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा 95, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे आकृति में वरिष्ठ अनुशासित लड़कों को अंक प्रदर्शित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ दिया गया है जो बलिष्ठ अनुशासित हैं, गोला क्या है बलिष्ठ और अनुशासित, इनमें देखना है हमें कितने लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये रहा, ठीक है। बलिष्ठ भी हैं और अनुशासित भी हैं, तो ये यहाँ पे 2 लड़के हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 31 विद्यार्थी की कक्षा में अरुण का स्थान 17 है, अंत में उसका स्थान कौन सा है। यानी कि अगर हम देखें तो देखिए अनुज का 17वां स्थान है 31 में से, तो 31 में से अगर हम 17 माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 14, और एक स्थान उसका खुद का है तो उसमें ऐड कर दीजिए 15वां स्थान होगा लास्ट से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं, तो देखिए ए और बी कौन हो गए भाई हैं, तो ये भी भाई हैं। ई की पुत्री एफ है, ई की पुत्री जो है वो एफ है, एफ पत्नी है बी की, अब जो एफ जो है वो बी की पत्नी है, ई का ए से क्या संबंध है। अब हमें बताना है ई का ए से क्या संबंध होगा। ए बी क्या है भाई है, एफ जो है बी की पत्नी है, तो ई क्या होगी ई यहाँ पे उनकी माँ हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे अगर ए से संबंध देखेंगे तो बहन होगी, लेकिन तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, वो हमारा किससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के सिर्फ और सिर्फ आप ये देख लीजिए कि ये किससे रिलेटेड है, इससे अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको 2 याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए दो की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो हमारा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वैल्यूएशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेंट्री से। डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से रिलेटेड है, एंड हमारा जो इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 इन्वेंट्री, 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, 4 कंटिजेंसी इवेंट, 5 प्रायर पीरियड, 6 डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इस तरह से पूरे हैं 22 या 21 तक हैं, तो आप इनको बस याद कर लीजिए कि ये किससे किससे रिलेटेड है, बस इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है ये हमारा कब आया था 1951, 55, 59 या फिर 49 में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो है वो हमारा आया था 1949 में, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ठीक है। पूरी तरह से इसको यहाँ पे लागू कर दिया गया था 49 में। नेक्स्ट आते हैं द फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। जो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो जो इश्यू किया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा वो कौन सा है। अभी अभी मैंने आपको बताया था
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो देखिए ये तो आपको पता ही चल गया, 2 है। डेप्रिसिएशन, ये भी मैंने आपको बता दिया, 6। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसमें से बताना है, तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है, यहाँ पे फर्स्ट ही पूछा गया है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। इज अ रियलाइजेशन अकाउंट, अब हमें बताना है रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। ये पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट या फिर सस्पेंस अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने देखा होगा, ये पार्टनरशिप के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि नाम मात्र का खाता होता है। जब हम जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसका वाइंड अप करते हैं या फिर समापन करते हैं, तो उसकी दशा में ये हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हमारा नॉमिनल अकाउंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स रिजल्ट, यानी कि जो भी पेमेंट किया जाता है क्रेडिटर्स को, वो क्या रिजल्ट करता है, यानी कि उससे क्या डिसीजन या फिर हम बोल सकते हैं उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है। इंक्रीज इन टोटल असेट्स, यानी टोटल असेट्स में इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है टोटल असेट्स, इंक्रीज हो जाती है टोटल लायबिलिटीज, या फिर रिडक्शन इन टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल असेट्स। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेमेंट की, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटीज तो कम होती हैं, साथ में हमारी असेट्स भी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश, और कैश कहाँ शो किया जाता है, ये शो किया जाता है हमारा असेट साइड में। तो जब हम कैश अपना थोड़ा जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो कैश हमारा कम हो जाएगा, तो हमारी टोटल असेट्स में भी कमी आएगी और लाइबिलिटीज भी हमारी कम हो रही है तो उसमें भी कमी आएगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द पर्सन हु फर्स्ट पब्लिश द प्रिंसिपल्स और डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि वो कौन सा पर्सन है जिसने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था डबल अकाउंटिंग सिस्टम के प्रिंसिपल्स को। ल्यूकस पैसियोली, अल्फ्रेड मार्शल, एस.डब्ल्यू. टेलर या फिर हेनरी फ्यूल। फ्रेंड ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यस, देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे ए, जो कि हमारा ल्यूकस पैसियोली। ल्यूकस डिवेंचर होल्डर्स आर, अब ये डिवेंचर होल्डर्स हैं वो क्या होते हैं, डेटर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के देनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के लेनदार, डेटर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के देनदार, या फिर ऑनर्स ऑफ द कंपनी या फिर कंपनी के मालिक। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन देखें, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 और जो 3 है ये दोनों सेम ऑप्शन है जो कि कट गए, ठीक है। अब बचा यहाँ पे कंपनी के मालिक, इन्हें नहीं कहा जाता, ये कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्रेडिटर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने डिवेंचर्स परचेस किए हैं। अब ये इसका जो इंटरेस्ट मिलेगी इनको, वो इंटरेस्ट चाहिए, इनको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पे, जो भी डिवेंचर्स के ऊपर हमने फिक्स की हुई है इंटरेस्ट वो, तो ये कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवेंचर्स इंडिकेट द, अब जो डिवेंचर्स हैं वो हमें क्या संकेत दिखाते हैं या फिर उनसे हमें क्या संकेत मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि एक कंपनी के अल्पकालिक उधार को का ये संकेत करते हैं। डायरेक्टर शेयर्स इन अ कंपनी, यानी कि कंपनी के निदेशकों के शेयर्स हैं ये बताते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका निवेश ये बताते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के दीर्घकालीन उधार को बताते हैं। तो हमें ये बताना है डिवेंचर जो है वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, यानी कि हमें वो क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डिवेंचर्स हमारे लिए एक तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग बताते हैं जो कि कंपनी ने बोरो की है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर की होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने इसको कहा है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन डिवेंचर्स इंटरेस्ट पेबल इज, यानी कि जो डिवेंचर्स में जो ब्याज है वो कैसे दे होती है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि जो हमारे सामान्य आरक्षित है उसमें हस्तांतरित करना। ट्रांसफर टू फॉलोइंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित करना किसमें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट द फर्म्स प्रॉफिट, यानी कि फर्म के प्रॉफिट
में से चार्ज करना या फिर उसमें से आपको पे करना है, और एप्रोप्रिएशंस ऑफ द कंपनी प्रॉफिट यानी कंपनी के मुनाफे का विनियोग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेबल होगी हमारे डिवेंचर्स के लिए वो होगी यहाँ पे जो हमारे फॉर्म्स के प्रॉफिट होंगे उसमें से हम इसको जो भी डिवेंचर्स होल्डर पे हमारे इंटरेस्ट बनेगी हम उसको पे करेंगे, यानी कि फॉर्म के प्रॉफिट से हमें इसको चार्ज करना होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्म के प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट को पे करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओनर ऑफ डिवेंचर्स इज क्वालिफाइड फॉर, अब जो डिवेंचर्स के ओनर हैं वो किसके लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल होंगे, डिवेंचर्स का मालिक किसके लिए योग्य होगा। ऑप्शंस है फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट निश्चित ब्याज दर के लिए, कंपनीज वोटिंग राइट यानी कि उनको कंपनी के मतदान करने में अधिकार मिलेगा, फर्म्स प्रॉफिट शेयर यानी कि फर्म के मुनाफा जो भी होगा उसमें हिस्सेदारी मिलेगी उन्हें, या फिर फिक्स डिविडेंड एक निश्चित लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड जहां पर हम बात करते हैं डिवेंचर्स की, तो फ्रेंड डिवेंचर्स में हम सिर्फ एक इंटरेस्ट पे करते हैं जो कि फिक्स्ड होती है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड की बात की गई है, ये डिविडेंड दिया जाता है हमारा शेयर में। ठीक है, और डिवेंचर्स की बात करते हैं तो उसके लिए आता है हमारा फिक्स असेट्स, तो ऑप्शन ए राइट है। अब जो फिक्स असेट्स किस में से दिया जाएगा, वो फिर दिया जाता है हमारा ये फर्म के प्रॉफिट में से। ठीक है, शेयर नहीं होगा, फर्म के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होएगा, फर्म्स प्रॉफिट शेयर लिखा है, फर्म्स के प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलता है, फर्म के प्रॉफिट में से जो भी फिक्स रेट है वो फिक्स रेट वहां से उनको दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी में 50,000 का प्रॉफिट हुआ है या 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अब जो भी फिक्स रेट होगी वो फिक्स रेट का जो अमाउंट है वो उस 50 लाख में से निकाल के दे दिया जाएगा, शेयर नहीं दे रहे उसमें से निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कंपनी लिक्विडेशन, ठीक है, एक मिनट, ऑन कंपनी लिक्विडेशन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न, यानी कि कंपनी के परिसमापन पर जो डिवेंचर्स की मूल राशि है वो वापस आ जाती है। अब वो किस में वापस आती है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, आपको विजिबल होगा क्लियरली। अब जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उसमें जो डिवेंचर्स में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किस में से दिया जाता है, आफ्टर इक्विटी कैपिटल, यानी इक्विटी कैपिटल के बाद, इक्विटी कैपिटल से पहले, सभी के बाद में दिया जाता है या सबसे पहले दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरह से ये बात की जा रही है कि जब फॉर्म का हम लिक्विडेशन यानी कि फॉर्म अपनी एक तरह से सेल आउट करते हैं तो सबसे पहले पेमेंट किसका होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारे इक्विटी कैपिटल है, देखिए ऑप्शंस में सिर्फ इक्विटी कैपिटल है तो हमें उसके बेसिस पे बताना होगा। वैसे सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है वो क्रेडिटर्स का किया जाता है। ठीक है, जो कंपनी के उसके बाद कंपनी के लॉस होते हैं, फिर कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, उनके बेसिस पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इक्विटी कैपिटल से पहले डिवेंचर्स का पेमेंट जो भी रिटर्न है उसको किया जाएगा। ठीक है, लिक्विडेशन के बेसिस पर यहाँ पे कंपनी लिक्विडेशन दिया हुआ। ठीक है, तो बिफोर इक्विटी कैपिटल दिया जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। HRD इज रिलेटेड टू, फ्रेंड्स HRD का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये किससे रिलेटेड है, वर्क इंप्रूवमेंट से, एरर से, प्रॉफिट से या प्राइसिंग से। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, HRD वर्क इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम होता है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स लगे हुए हैं यानी कि एम्प्लॉयज, उनके काम को इम्प्रूवमेंट करना, जो भी उनको ड्यूटी असाइन की गई है उनको इम्प्रूव करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और किसी भी तरह से अगर किसी कोर्स की जरूरत है तो वो कोर्स करवाना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट है, इन अ 360 डिग्री ऑफ अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय हिज परफॉर्मेंस इज रेटेड बाय। फ्रेंड्स आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े होंगे अप्रेजल के, तो 360 उसमें से ही एक मेथड है, उसके अंदर परफॉर्मेंस को कैसे रेटेड किया जाता है, किसकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है, सुपीरियर की, सुपीरियर सबॉर्डिनेट की, सुपीरियर एंड पीयर्स की, या फिर सुपीरियर पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट्स की। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुपीरियर्स पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ वेज सिस्टम वेयर एम्प्लॉय इज पेड अ फिक्स्ड अमाउंट रेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड, यानी कि फ्रेंड्स ऐसा कौन सा वेज सिस्टम है जहां पे एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है रेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट।
तो ऑप्शन है हमारे राइट, टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम या फिर पीस कम बोनस रेट सिस्टम। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है 1 जो कि है टाइम रेट सिस्टम। फ्रेंड्स इसके अंदर एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है टाइम के अंदर, इसमें आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता कि वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है इन अ वेज सिस्टम वेयर एम्प्लॉय इज पेड अकॉर्डिंग टू आउटपुट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को आउटपुट के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, टाइम कम बोनस सिस्टम या फिर पीस कम बोनस सिस्टम। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी जो कि है पीस रेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द बेच पेमेंट सिस्टम एन एम्प्लॉय विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग आउटपुट, यानी कि ऐसा कौन सा बेस सिस्टम है जिसके अंदर एम्प्लॉय लीस्ट इंटरेस्ट होता है आउटपुट को ज्यादा प्रोड्यूस करने में या फिर उसको एनहेंस करने में। ऑप्शंस हैं टाइम रेट सिस्टम, बी पीस रेट सिस्टम, सी बोनस पेमेंट सिस्टम या फिर डी टाइम कम पीस रेट सिस्टम। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो कि है टाइम रेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज और आर टाइप ऑफ टेस्ट, यानी कौन से इसमें टाइप ऑफ टेस्ट है। इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी ऑल ऑफ दीज। इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट ये सभी टाइप्स ऑफ टेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवन प्लान इज अ, तो रोवन प्लान किस तरह का प्लान है। ये एक इंसेंटिव प्लान है या फिर मोटिवेशन करता है, टास्क प्रोवाइड करता है या फिर वर्क के लिए है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, ये एक इंसेंटिव प्लान है। रोमन प्लान के अकॉर्डिंग इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग द जॉब इज अ बेसिक पार्ट ऑफ, यानी किसी भी जॉब को आइडेंटिफाई करना ये किसका पार्ट है, जॉब एनालिसिस का, ग्रुप का, रेंज का या फिर प्रॉब्लम का। फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए जो कि है जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट है विच मीन्स डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय द इंडिविजुअल। तो ऑप्शंस हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, टास्क, एक्शन और रिवॉर्ड। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉब रीडिजाइन इंक्लूड्स, यानी जो जॉब है वो रिडिजाइन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। प्रोवाइडिंग टास्क क्लोजर, पर्सन, सिस्टम या फिर कास्टिंग। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, इसके अंदर प्रोवाइडिंग टास्क क्लोजर को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं एचआरएम इन्वॉल्व्स, यानी एचआरएम के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, रेम्युनरेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। एचआरएम के अंदर एम्प्लॉय ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड रेम्युनरेशन सभी चीजों को कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिंज बेनिफिट्स इंक्लूड, यानी फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। फाइनेंशियल फैसिलिटी, हाउसिंग, हेल्थ या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। फ्रिंज बेनिफिट के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल यानी कि हाउसिंग और हेल्थ हर तरह की फैसिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलफेयर इज एसोसिएटेड इन एचआरएम, यानी वेलफेयर जो है वो किससे एसोसिएटेड है, स्टाफ से, प्रोडक्ट से, सर्विस से या फिर रोल से। तो फ्रेंड्स वेलफेयर किसका होगा, स्टाफ का होगा। तो वेलफेयर जो है एचआरएम में वो स्टाफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन इज मोर क्लोज टू, तो रिक्रिएशन किससे ज्यादा मोर क्लोज है, फ्रिंज बेनिफिट से, ग्रुप से, बैंक से या फिर नेचर से। फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, फ्रिंज बेनिफिट से रिलेटेड है रिक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट मींस, यानी कि वर्क पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट जो होता है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस है ड्यूटी, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, सिक्योरिटी या फिर रिस्क। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी जो कि है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं पार्टिसिपेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शंस हैं तो पार्टिसिपेशन जो है वो किस फॉर्म में इंक्लूड है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, रिस्क है, वेजेस है या फिर रेटिंग है। तो फ्रेंड्स ये रिलेटेड है कलेक्टिव बार्गेनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ मेथड ऑफ, तो प्रोग्राम किस तरह का मेथड है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, अप्रेजल या रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात की जाती है तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर जॉब में रहते हुए किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसकी जो भी एबिलिटी है, जो उसकी स्किल्स है उसको इनहेंस करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रैंकिंग मेथड इज तो रैंकिंग किस तरह का मेथड है? सैलरी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, टास्क या सर्वे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, रैंकिंग एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल है जो कि इसके अंदर एम्प्लॉय को रैंक दी जाती है कि उसने पास्ट ईयर से इस ईयर में कितनी रैंक उसने अचीव की है, यानी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है उसके वर्क में। नेक्स्ट है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज अ मेथड ऑफ। तो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड किस तरह का मेथड है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, लॉस या फिर मार्केट? तो फ्रेंड्स क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एक तरह का परफॉर्मेंस अप्रेजल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नीड ऑफ एसोसिएशन इज तो नीड ऑफ एसोसिएशन किस तरह का है? मोरल नीड है, सोशल नीड है, प्रॉब्लम है या फिर कॉन्फ्लिक्ट है? फ्रेंड्स जब भी हम किसी के साथ एसोसिएशन की बात करेंगे तो वहां पे सोशल नीड आएगी, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इज। तो जो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन है वो किस में आता है? जॉब रोटेशन, प्रमोशन, वर्क या सेपरेशन में? तो फ्रेंड्स जब भी हम जॉब फाइनेंशियल वो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की बात करेंगे तो इसके अंदर जॉब रोटेशन आएगी। इसमें जॉब को रोटेट कर दिया जाता है जिससे कि उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मेरे जो एम्प्लॉयर है या फिर जो भी मेरा बॉस है वो मुझ पे ट्रस्ट करता है, इसलिए उसने मेरी जॉब को रोटेट किया है। तो एक मोटिवेशन का बहुत अच्छा मेथड है। नेक्स्ट है जॉब फैक्टर इंक्लूड्स। जॉब फैक्टर में किस किस को इंक्लूड किया जाता है? सस्पेंशन, वेजेस, सैलरी? तो फ्रेंड्स जॉब फैक्टर के अंदर ये सभी को इंक्लूड किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सस्पेंशन जॉब फैक्टर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वेजेस भी जॉब फैक्टर में आती है क्योंकि वेजेस से ही डिसाइड होता है, और सैलरी भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी एक्शन इज। तो डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो किस तरह का एक्शन है? ले ऑफ है, प्रमोशन है, एक्टिविटी है या फिर राइट है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ए, ये एक तरह का ले ऑफ है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेरिट रेटिंग इज। तो मेरिट रेटिंग जो है वो किस तरह का मेथड है? पॉइंट मेथड है, रैंकिंग प्रोसीजर है, ग्रेडिंग मेथड है या फिर ऑल ऑफ दीज? फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है मेरिट रेटिंग हमारा जो है वो ऑल ऑफ दीज है। इसको हम पॉइंट मेथड, रैंकिंग प्रोसीजर और ग्रेडिंग मेथड ये सभी तरह से यूज किया जाता है। Under this approach, every employee of an organization is considered as a human resource. A. Human resource, B. Human relation, C. Judicial या D. Group? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका डी, ग्रुप।